ओल्ड डीजल बुलेट रिस्टोरेशन। दादी माँ घर के आंगन में बैठकर दादाजी के बुलेट को देखकर कुछ सोच रही थी कि तभी वहां उनका बेटा बिरजू आता है और वो कहता है, अरे फिर से शुरू हो गया माँ तुम्हारा। आज फिर से पिताजी की याद आ रही है क्या? अरे तुम जैसा नालायक बेटा हो तो मुझे तो इनकी याद आएगी ही ना। कब से कह रही हूँ कि पिताजी के जैसे बन, इस डीजल बुलेट का रिस्टोरेशन कर, पर नहीं, तुम तो मेरी इच्छा पूरी ही नहीं कर रहे हो। माँ, मैंने पहले ही कहा था ना कि मैं पुलिस नहीं बनूंगा। मुझे तो मेरी खेती बाड़ी में ही ज्यादा इंटरेस्ट है। इस तरह माँ बेटे दोनों भी झगड़ते रहते हैं। दरअसल दादाजी एक पुलिस इंस्पेक्टर थे। वो अपने जमाने में वर्दी पहनकर बड़ी ही शान से बुलेट से पुलिस स्टेशन जाया करते थे। दादी पिताजी को भी पुलिस बनाना चाहती थी, पर ये ना हो सका। इसलिए हमेशा दादी पिताजी से इस बात के लिए झगड़ती रहती थी और रोहन हमेशा उनके झगड़े को रोकता था। अरे अरे पिताजी, दादी माँ, आप दोनों फिर से झगड़ने लगे। पता नहीं आपका ये झगड़ा कब बंद होगा। मेरी प्यारी दादी, छोड़ दो अब बीती बातें। फिर बेटा, तुम तो मेरी बात सुनो। जो तुम्हारे पिताजी नहीं कर सके, तुम ही मेरी इच्छा पूरी कर दो। अरे माँ, अभी उसकी पढ़ाई लिखाई करने की उम्र है। उसे इस बातों में क्यों लगा रही हो? और उसे क्या करना है ये उसकी मर्जी है। अब तो तू हम दोनों दादी और पोते के बीच में मत आ। जाके तू अपना काम कर। आज से मैं किसी को कुछ नहीं कहने वाली। दादी नाराज होकर वहां से चली जाती है। रोहन 12वीं पास कर लेता है। वो आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाता है। शहर जाते वक्त वो दादी का दुखी चेहरा देखता है और कहता है, अरे दादी, देखना एक दिन तुम्हारी ये इच्छा जरूर पूरी होगी। इसलिए मुझे ऐसे दुखी होकर विदा मत करो। चलो अब हंसकर दिखाओ। इस तरह रोहन दादी का आशीर्वाद लेता है और आगे की पढ़ाई के लिए शहर निकल जाता है। गांव में दोनों माँ बेटे रह जाते हैं और रोजाना हमेशा प्यार वाले झगड़े चलते ही रहते हैं और दादी हमेशा दादाजी की बुलेट को देखकर उन्हें याद करती रहती है। उधर शहर में रोहन सोचता है, दादी को पता भी नहीं कि मैं किसकी पढ़ाई करने आया हूँ। मुझे ऐसे पुलिस की वर्दी में देखेगी तो उन्हें बहुत ही खुशी मिलेगी। रोहन शहर में पुलिस की ट्रेनिंग लेता है। घर में किसी को कुछ पता ही नहीं रहता। ऐसे में एक दिन शहर से रोहन घर वापस आता है और चुपके से दादाजी की बुलेट वो ले जाता है। घर में बिरजू और दादी को लगता है कि किसी ने बुलेट चुरा ली है और दादी कहती है, मेरे पति की आखिरी निशानी पता नहीं किसने चुरा ली। अरे ओ बिरजू, ये सब तो तुम्हारी वजह से हुआ है। अरे माँ, तुम हर बात के लिए मुझे ही क्यों जिम्मेदार ठहराती हो? जाने दो बुलेट को। वैसे भी वो पुरानी हो चुकी थी, किसी काम की नहीं थी वो। अरे कैसी बात कर रहा है रे तू? तुझे तो अपने माँ बाबा की जरा सी भी कदर नहीं है। काश अभी मेरा पोता यहाँ होता तो वो डीजल बुलेट ढूंढ लाता। बिरजू बुलेट के लिए कुछ नहीं करता है। दादी बुलेट के लिए रोती ही रहती है। उधर रोहन बुलेट को शहर ले जाता है और वहां पर एक गराज में ले जाकर उसका रिस्टोरेशन करवाता है। कुछ ही दिनों में डीजल बुलेट का रिस्टोरेशन पूरी तरह से हो जाता है। दादाजी की डीजल बुलेट एकदम नए जैसे चमकने लगती है। रोहन की भी पुलिस की ट्रेनिंग पूरी हो जाती है और वो पुलिस की वर्दी में दादी से मिलने डीजल बुलेट से गाँव आता है। डीजल बुलेट की आवाज सुनते ही दादी चौकन्नी हो जाती है और घर के बाहर आकर देखती है तो हैरान हो जाती है और कहती है, अरे ये कौन है जो डीजल बुलेट से आ रहा है? दिखने में तो ये बिल्कुल इनके जैसे दिख रहा है। दादी रोहन को पहचान नहीं पाती और तभी रोहन उसके पास आकर कहता है, क्यों दादी, दिख रहा हूँ ना दादाजी के जैसा। रोहन, क्या ये तुम हो? और ये डीजल बुलेट, ये सच है या सपना? दादी रोहन को और डीजल बुलेट को छूकर देखती है। उसे बहुत ही खुशी मिलती है। उसके पिताजी भी वहां आते हैं और वो कहते हैं, अच्छा तो वो चोर तू था जो डीजल बुलेट चुरा ले गया था। पर बेटा, ठीक ही किया तुमने। जो मैं नहीं कर सका वो तुमने तो आखिर कर दिखाया। उस दिन के बाद से रोहन डीजल बुलेट से ही ड्यूटी पर जाता और कभी कभी दादी को भी उसी डीजल बुलेट से गांव के चक्कर लगवाता। तंदूरी पनीर सैंडविच वाले की सफलता। मनमोहन का तंदूर पनीर सैंडविच का एक होटल था। उसके सैंडविच बहुत ही फेमस थे। मनमोहन ने इस होटल से खूब पैसे कमाए थे। उसका सब कुछ अच्छे से चल रहा था।
उसका खुद का घर था, बेटा कॉलेज में पढ़ रहा था, उसे किसी बात की कोई कमी नहीं थी सिवाय दुश्मनों की। उसके पास के होटल का मालिक मदन उससे बहुत जलता था। एक दिन वो कहता है, ये दूसरे गांव से आया हुआ मनमोहन एक दुकान से ही इतना बड़ा बन गया और मैं अभी भी वही का वही हूँ। बड़ा घर बना लिया, बेटे को कॉलेज में शहर पढ़ा रहा है, इसका तो कुछ करना पड़ेगा। मदन जलन की वजह से ऐसा सोचने लगता है। वो मनमोहन से चिकनी चुपड़ी बातें करके उसका दोस्त बन जाता है और एक दिन मौका देखकर उसे एक शराब की दुकान में ले जाता है। तब मनमोहन कहता है, अरे मदन, मुझे शराब का शौक नहीं है, मैं इसे हाथ भी नहीं लगाता और वैसे भी इसके फायदे कम और नुकसान ही ज्यादा है। अरे मेरे दोस्त, थोड़ी सी पीने में कोई बुरी बात नहीं है, इसे पीकर तुम्हें बुरा नहीं बल्कि अच्छा महसूस होगा। ऐसा कहकर मदन उसे जबरदस्ती से शराब पिलाता है। मदन ने पहले ही मनमोहन के तंदूरी पनीर सैंडविच होटल के कागज बना लिए और जैसे ही उसे ज्यादा शराब चढ़ गई तब मदन उन कागजों पर उसकी साइन ले लेता है। मदन बहुत खुश हो जाता है। मनमोहन शराब के नशे में गाड़ी चलाते घर आते रहता है कि तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसे अस्पताल में भर्ती किया जाता है। तब उसकी पत्नी मीरा कहती है, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें जी, आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओ। मीरा उसे तसल्ली देती है। एक्सीडेंट की वजह से मनमोहन बुरी तरह से घायल हो चुका था। पूरे 1 महीने उसे अस्पताल में ही रहना पड़ता है। उसके इलाज का खर्चा भी बहुत था। पूरी तरह से ठीक होने के बाद वो जब घर आता है तब कहता है, अरे मीरा, ये किसका घर है? हम यहाँ क्यों आए? ये सब क्या हो रहा है मीरा? आपके इलाज के लिए मैंने अपना घर बेच दिया, उधर बेटे को भी तो फीस की जरूरत थी और आप ऐसे, फिर मैं क्या करती? मुझे उस वक्त जो उचित लगा बस मैंने वो किया। और हमारा होटल कहाँ है? अब तो वो हमारा नहीं रहा। आपके अस्पताल जाते ही मदन ने उस पर कब्जा कर लिया। मीरा की बातों से मनमोहन बहुत दुखी हो जाता है और कहता है, मुझे माफ कर दो मीरा, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मैं तुम्हारा नहीं बल्कि हम सबका गुनहगार हूँ। उस दिन मदन ने ही मुझे शराब पिलाई और उसी ने ये सब किया। मैं उस मदन के बच्चे को नहीं छोड़ूंगा मीरा। मनमोहन ऐसा कहते हुए गुस्से से होटल चला जाता है, लेकिन अब वो होटल उसका नहीं था बल्कि मदन ने उसे शराब की दुकान में बदल दिया था। तब मनमोहन मदन से कहता है, मदन, तुमने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मुझे शराब पिलाकर तुमने मुझे फंसाया है, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने जो कुछ भी खोया है मैं फिर से उसे वापस हासिल करूंगा। देखना, तुम्हारी ये शराब की दुकान बंद करके ही रहूंगा मैं। हाँ चल जा बे जा, बड़ा आया मुझे धमकी देने वाला। अगर हिम्मत है ना तो अपने आप को वापस खड़ा करके दिखा, आया बड़ा। मदन उसकी धमकी को नजरअंदाज करके उसे धक्का देते हुए दुकान से निकाल देता है। मनमोहन बहुत दुखी हो गया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी थी। वो अपनी पत्नी मीरा के साथ फिर से अपना तंदूरी पनीर सैंडविच का ठेला खोलने की सोचता है। तब उसकी पत्नी कहती है, देखना जी, फिर से वही भीड़ जमा होगी। हमारा व्यापार बहुत ही अच्छे से चलने लगेगा और हम अच्छे खासे पैसे कमा सकेंगे। उस दिन सच में तंदूरी पनीर सैंडविच खाने के लिए भीड़ जमा हो गई। तब एक आदमी उसे कहता है, अरे मनमोहन, तुम नहीं थे तो हम सब ने तुम्हारे तंदूरी पनीर सैंडविच को बहुत मिस किया यार। तुम्हारे जैसा तंदूरी पनीर सैंडविच यहाँ कोई नहीं बनाता। वाह, मजा आ गया दोस्त, इतने दिनों के बाद आखिर तंदूरी पनीर सैंडविच खाने के लिए मिल ही गया। इस तरह से हर कोई मनमोहन के सैंडविच की तारीफ करने लगते हैं। उसका व्यापार फिर से तेजी से बढ़ने लगता है। उधर मदन उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उसे रोक ही नहीं पाता। मनमोहन के पास वापस पैसे आने लगते हैं। अब वो मदन के शराब की दुकान के खिलाफ मोर्चा निकालता है। शराब की दुकान बंद हो इसलिए दूर दूर तक जाकर वो अर्जी करता है और आखिरकार सरकार मदन की शराब की दुकान बंद करने की ऑर्डर देते हैं। तब मनमोहन खुद वो दुकान खरीदता है और मदन से कहता है, देखा मदन, मैंने कहा था ना कि मैं मेरा सब कुछ वापस हासिल कर लूंगा और तुम्हारी ये दुकान बंद कर दूंगा। आज मैंने वो कर दिखाया, आप क्या कहोगे? मदन मनमोहन को वापस कोई जवाब नहीं देता और वो अपनी गर्दन नीचे झुकाकर वहां से चला जाता है और गांव छोड़कर कहीं और बस जाता है।